गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में हम अपने नए करंट अफेयर्स जो है उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा और इंडिया रैंक 577। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मॉक टेस्ट का लिंक है उसे प्लीज़ अटेम्प्ट कर लीजिएगा ताकि आपको अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग पता चल सके। और जो नेटमॉक की एप्लीकेशन है इसके ऊपर भी आप रेगुलर बेसिस पे जो एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको मार्किंग स्कीम के बारे में ऑलरेडी पता है तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मूव कर सकते हैं। अदरवाइज अपर टू ब्रैकेट्स जो होते हैं ये आपका सेफ जोन होता है और नीचे के जो दो ब्रैकेट्स हैं ये आपका डेंजर जोन है। और आपको करना क्या है, आपको डेंजर जोन से सेफ जोन में आना है। जो थर्ड ब्रैकेट हमारा होता है 4 to 5 एमसीक्यूज़ का, ये एक अनसर्टेन ब्रैकेट होता है बिकॉज यहाँ पे जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देके आते हैं तो इतने मार्क्स होते हैं आपके कि आप श्योर नहीं होते हैं कि आपका जो प्रीलिम्स है वो कट ऑफ से हो सकता है 1 या 2 मार्क्स उसमें ज़्यादा आए या कम आए। इसी वजह से जो मेंस होता है, मेंस के एग्जाम की तैयारी आप उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस के साथ अगर प्रिपरेशन करनी है तो ऑफकोर्स अपर टू ब्रैकेट्स में जब आपके मार्क्स होते हैं तब आप श्योर होते हैं कि आपका जो प्रीलिम्स है वो तो निकल ही जाएगा और इस वजह से जो मेंस की तैयारी है वो आप अच्छे से कर पाते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन जो है वो कोविड-19 को लेकर है। पूछा गया द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल आई लैब which means infectious disease diagnostic lab for the last mile COVID-19 testing access। तो ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट मोबाइल आई लैब बनाई है इसके ऊपर दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, वन बाय वन देखेंगे कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय अ टीम फ्रॉम द आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन लिमिटेड। तो AMTZ जो है उसने इस पर्टिकुलर जो मोबाइल लैब है, मोबाइल आई लैब इन्फेक्शियस डिसीज डायग्नोस्टिक लैब, इसको बनाया है। इट इज़ क्रिएटेड अंडर नेशनल बायोफार्मा मिशन। इसे नेशनल बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत बनाया गया है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो पहले तो हम AMTZ को देख लेते हैं। सो इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2016 और इंडिया का पहला अपने आप का यूनिक ये मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है जिसके अंदर वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं वो सपोर्ट कर रही हैं और इट इज़ हाईली डेडिकेटेड टू द मेडिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, बेसिक पर्पस ये है कि इंडिया को वर्ल्ड मैप पे लाया जाए जहां पर मेडिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स, उनकी प्रोडक्शन करी जा सके, उनको अफोर्डेबल बनाया जा सके और उनको एक्सेसिबल बनाया जा सके। तो ये बेसिक इसके टास्क हैं। और इसके साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जब ये जो मेडिकल इक्विपमेंट्स, हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जब ये अफोर्डेबल हो जाएंगे, एक्सेसिबल हो जाएंगे, इनको वेरियस अदर कंट्रीज को भी प्रोवाइड किया जा सके बाय एक्सपोर्टिंग। ये इसका बेसिक टास्क है। अभी रिसेंटली जो मोबाइल आई लैब बनाई गई है, यस वो AMTZ की जो टीम है उसने क्रिएट करी है और इसे नेशनल बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत बनाया गया। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा ए। AMTZ के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए AMTZ के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी से रिलेट करता है, नेशनल बायोफार्मा मिशन के ऊपर है। क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल बायोफार्मा मिशन। नेशनल बायोफार्मा मिशन के ऊपर 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज़ एन इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेटिव मिशन। तो इंडस्ट्री और एकेडमिया का एक कोलैबोरेटिव मिशन है, लॉन्च किया गया था इसे 2017 के अंदर और टोटल कॉस्ट जो इसकी है वो 1500 करोड़ है, हो सकता है। इट इज़ टोटली फाइनेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसे पूरी तरीके से फाइनेंस कर रही है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं नेशनल बायोफार्मा मिशन के बारे में। इसको इम्प्लीमेंट किसने किया? इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है बायराक। बायराक स्टैंड्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। इट इज़ एन इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेटिव मिशन, बिल्कुल सही है। 2017 में 1500 करोड़ की कॉस्ट के साथ इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन इसके अंदर जो फंडिंग है वो बेसिकली 50% जो आता है इट इज़ को फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। तो 50% तो इसका वर्ल्ड बैंक से आ रहा है। तो इसी वजह से तीसरी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। आंसर आपका हो जाएगा ए। इससे कंसर्निंग कुछ और चीज़ देख लेते हैं। इसी मिशन के अंदर गवर्नमेंट ने I3, आपने ज़रूर इसके बारे में पढ़ा होगा, हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस भी डिस्कस किया था अराउंड 4 से 5 महीने पहले। इनोवेशन इन इंडिया, I3 स्टैंड्स फॉर इनोवेशन इन इंडिया प्रोग्राम। इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, एक एनेबलिंग इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है एंटरप्रेन्योर्स के लिए ताकि वो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग जो है बायोफार्मा सेक्टर के अंदर उसको एनकरेजमेंट मिल सके। तो I3 जो है वो भी इससे अटैच है। ध्यान रखिएगा वर्ल्ड बैंक ने 50% फंड किया हुआ है इसको और बिराक जो है वो उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। आंसर हमारा ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बात कर रहा है कि कौन से स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से सही है। बेसिकली क्वेश्चन जो है वो LIC के बारे में आपने देखा ही होगा, डेफिनेटली न्यूज़ में भी पढ़ा होगा। LIC जो है बहुत जल्दी अपने IPO के साथ आ रही है विच इज़ कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इसके ऊपर 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहली कहती है IPO इज द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट। IPO के अंदर जो सिक्योरिटीज होती हैं उसको प्राइमरी मार्केट में सेल किया जाता है। हो सकता है प्राइमरी मार्केट डील्स विद न्यू सिक्योरिटीज बीइंग इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी मार्केट जो है वो डील किससे करती है, जब फर्स्ट टाइम या नई सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है। हो सकता है थ्रू एन IPO एन अनलिस्टेड कंपनी कैन गेट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो IPO के थ्रू एक अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड कंपनी के अंदर
बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हो सकती है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए पहले तो थोड़ा सा LIC के बारे में देख लेते हैं। LIC को 1956 में बनाया गया था एंड इट इज़ अ होली ऑन गवर्नमेंट एंटिटी। तो 100% जो इसके अंदर जो ओनरशिप है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। बिगेस्ट शेयर इन इंडियन इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो भी LIC के पास है, लेकिन अभी गवर्नमेंट जो है ये 100% शेयर को कुछ डाइल्यूट करना चाह रही है। मतलब जब IPO आएगा, IPO के थ्रू क्या होगा, बेसिकली इसके जो शेयर्स होंगे वो आप या मेरे जैसे लोग जो है वो परचेज कर पाएंगे और यहाँ पे गवर्नमेंट का शेयर जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। मान लीजिए गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि 20% जो शेयर्स है वो हम डाइल्यूट करना चाहते हैं, इट मीन्स 20% शेयर्स जो होंगे वो जनरल पब्लिक खरीद पाएगी और बाकी का 80% शेयर जो होंगे वो किसके पास रहेंगे, वो गवर्नमेंट के पास रहेंगे। ठीक है, LIC जो है बेसिकली इट इज कंसिडर्ड एज द ATM ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ATM भी इसको कहा जाता है। रीजन इज कि कहीं पे भी जब भी आपको गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, चाहे वो ONGC को लेकर हो, इंडियन रेलवेज को लेकर हो, कहीं पे लोन देना होता है तो वहां पे LIC से ही पैसा लिया जाता है, बिकॉज बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि इसके अंदर पैसा अवेलेबल है LIC के पास। तो जो लिक्विडिटी रहती है वो हमेशा इसके पास ज़्यादा रहती है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, क्योंकि यहाँ पे बात करी गई है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में। देखिए जब भी हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, आपने देखा होगा जिस स्टॉक एक्सचेंज है उसमें शेयर्स होते हैं, जैसे टाटा का शेयर लिस्टेड होता है, रिलायंस का शेयर लिस्टेड होता है, तो दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी इनके शेयर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं और आप और मैं खरीद सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम जो अपने शेयर्स लेके आती है, दैट इज कॉल्ड द इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। तो जब यहाँ पे LIC पहली बार अपने शेयर्स लेके आएगी तो वो प्राइमरी मार्केट में ही जाएंगे, तो स्टेटमेंट ठीक होती है। फर्स्ट टाइम जो है जब सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है वो प्राइमरी मार्केट में ही किया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। थ्रू एन IPO जो अनलिस्टेड कंपनी होती है, जैसे अभी LIC जो है वो एक अनलिस्टेड कंपनी है क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है और इसकी पूरी जो ऑनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास है। लेकिन थ्रू एन IPO अनलिस्टेड कंपनी जैसे कि LIC वो जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा आपका D। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेंकाकू आइलैंड के बारे में है, न्यूज में था ये। सेंकाकू आइलैंड पूछा गया कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है सेंकाकू आइलैंड को लेकर जो डिस्प्यूट्स है उसमें इन्वॉल्व है। क्या जापान और चाइना के बीच में है, चाइना ताइवान के बीच में, जापान ताइवान के बीच में, या तीनों के बीच में? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए रिसेंटली क्या हुआ है, एक लोकल काउंसिल सदर्न जापान के अंदर उसने एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है सेंकाकू आइलैंड में कुछ ऐसा एरिया है उसका नाम चेंज करने के लिए। बेसिकली ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि जो आपका ओशन है वहाँ पर जहाँ पे आइलैंड लोकेट करता है वहाँ पे आसपास चाइनीज़ जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज हो रही है और इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए एक तरीके से ये एक साइकोलॉजिकल स्टेप लिया गया है। ये जो डिस्प्यूट है, अगर डिस्प्यूट की बात करी जाए तो तीनों ही यहाँ पर जो रीजन्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, चाहे वो जापान हो, चाइना हो, ताइवान हो, और तीनों ही इस आइलैंड को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे कि सेंकाकू कौन कहता है, जापान, और चाइना से क्या कहता है, दियायू। तो दोनों की परसेप्शन जो है नाम को लेकर भी और टेरिटरी को लेकर भी अलग अलग है। फिलहाल जो तीनों यहाँ पे रीजन्स हैं वो इस डिस्प्यूट के अंदर इन्वॉल्व है। तो हमारा आंसर है D। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो गोल्डन लंगूर के बारे में पूछा कि गोल्डन लंगूर कहाँ पर एंडेमिक है, कहाँ पर पाया जाता है। अगर इंडिया की बात करी जाए तो क्या अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है, केरला में, पुदुचेरी, असम? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए रिसेंटली जो आपके प्राइमेटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये पाया है कि जो गोल्डन लंगूर है उनको प्रॉब्लम हो रही है इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से, ये थ्रेट बना हुआ है उनके लिए और इसी की वजह से हो सकता है इनका जो नंबर है इनकी डेथ होने की वजह से वो काफ़ी कम हो जाए। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में थे। अगर बात करी जाए इंडिया के अंदर ये मिलते हैं वेस्टर्न असम में, इंडिया में ये वेस्टर्न असम में मिलते हैं और ये सदर्न भूटान में भी मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ इस तरीके से दिखते हैं। IUCN का अगर बात करी जाए तो इनका स्टेटस एंडेंजर्ड है और अगर साइट्स की बात करी जाए तो वहाँ पे ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर ये आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द थीम ऑफ दिस ईयर इंटरनेशनल योगा डे। अभी हमने रिसेंटली ही इंटरनेशनल योगा डे जो है वो ऑब्जर्व किया है। इस बार का इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या था ये पूछा गया। तो इसका आइडिया कहाँ से आया इंटरनेशनल योगा डे का वो भी हम देखेंगे, कितने टाइम से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है ये भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस साल के थीम के बारे में सोचिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्या योगा एट होम है, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा फॉर हेल्थ, योगा ड्यूरिंग कोविड-19, योगा फॉर हेल्थ? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 2014 का सेशन था इसके अंदर इंटरनेशनल योगा डे का जो आइडिया था वो इंडिया ने ही दिया था। इट वॉज द 69th सेशन। तो 2014 के अंदर इसका आइडिया रखा गया इंटरनेशनल योगा डे का और दिसंबर में रेजोल्यूशन पास किया गया और 21 जून 2015 से इसे हम हर साल सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। अगर बात करी जाए इस साल का जो थीम था वो था योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम।
तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है, इस तरीके के थीम भी आ सकते हैं क्योंकि अभी एक यूनिक टाइप की सिचुएशन है। अदरवाइज योगा डेज जो है वो काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से अभी ये उतना अच्छे से नहीं जो है ऑब्जर्व किया गया। फिलहाल आंसर हमारा बी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सिविल सर्विस बोर्ड के बारे में पूछा गया। सिविल सर्विस बोर्ड को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट कहती है द CSB इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। जो सिविल सर्विस बोर्ड होता है उसको चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो हेड करता है, हो सकता है। CSB प्रोवाइड्स फॉर द स्टेट टू फॉलो सेंटर्स गाइडलाइंस ऑन गिविंग अ फिक्स टेन्योर फॉर एटलीस्ट 2 years फॉर कार्डर ऑफिसर्स। तो कार्डर ऑफिसर्स को 2 साल का जो कार्यकाल होता है, जो 2 साल का टेन्योर होता है, वो दिया जाता है इसके अंदर। ये भी हो सकता है। फाइनल अथॉरिटी इन दिस रिगार्ड इज चीफ मिनिस्टर। जिसकी फाइनल अथॉरिटी होती है वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, सेकंड स्टेटमेंट जो है काफ़ी कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है। सेंटर की गाइडलाइंस है कि 2 साल का जो कार्यकाल है वो तो आप जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको देंगे ही। अदरवाइज क्या होता है, देखिए अब किसी भी जगह पे पोस्टिंग होती है 2 से 3 महीने तो वहाँ एडजस्ट होने में ही लग जाते हैं। अगर आप 1 साल में ही किसी को ट्रांसफर कर देंगे तो डेफिनेटली उसको नई जगह जाना पड़ेगा, फिर 2 से 3 महीने लगेंगे सेटल होने के लिए। फिर जो इफेक्टिव नंबर ऑफ मंथ्स जो काम करने के रहते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर 3 महीने सेटल होने में ही लग रहे हैं तो 9 महीने ही आप काम कर पाएंगे और फिर आपका ट्रांसफर हो गया, फिर आपको नई जगह जाना पड़ेगा। तो इससे इफेक्टिवनेस जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन कम से कम अगर 2 साल का आपका टेन्योर रहता है वहाँ पर, 2 या 2 से ज़्यादा, तो ऑफकोर्स 3 महीने अगर आपको सेटल होने में लग रहे हैं और आपका जो कार्यकाल है वहाँ पर मान लीजिए 3 साल का है, तो आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है उस जगह को समझने का, उस जगह को डेवलप करने का, उस जगह पे काम करने का। तो ये जो है सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहीं से करेक्ट हो जाती है। अब बात करी जाती है CSB को हेड कौन करता है। इसको हेड करने वाली जो यहाँ पे अथॉरिटी है दैट इज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, नॉट द चीफ मिनिस्टर। लेकिन फाइनल जो यहाँ पे अथॉरिटी जो होती है, जो डिसाइड करती है, उसमें जो से होता है वो चीफ मिनिस्टर का ही रहता है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट गलत है, सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में रिसेंटली एक इवैल्यूएशन जो था वो किया गया इस पर्टिकुलर स्कीम को लेके कि इसमें जो हमने टारगेट्स अपने सेट किए थे, जो चीज़ें हमने एनविजन करी थी वो हम कर भी पा रहे हैं या नहीं। जो स्टडी थी मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो सैगी है, सैगी में सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसमें जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे उसको अचीव करने के अंदर हम फेल हो गए। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी ये न्यूज़ में थी, इसी वजह से हमने इसको डिस्कशन किया। जो स्टडी करी गई थी वो 5th कॉमन रिव्यू मिशन, एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट रहती है उसके अंतर्गत करी गई थी। उसमें बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें देखी गई कि जो रोड कंस्ट्रक्शन हमने करनी थी वो करी कि नहीं करी, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था उसके टारगेट्स मीट हुए या नहीं हुए, और इसमें पाया गया कि जो कुछ टारगेट्स थे उसको अचीव करने में हम फेल हो गए। इसी वजह से सांसद आदर्श ग्राम योजना पे क्वेश्चन आ सकता है, ये बनाया गया। पहली स्टेटमेंट यहाँ कहती है सांसद आदर्श ग्राम योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जयप्रकाश नारायण। तो JP नारायण की जो यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी थी तब सेगी को लॉन्च किया गया। हो सकता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग 1 विलेज ईच बाय 2019 तक हर MP को एक विलेज को डेवलप करना था, हो सकता है, और 2024 तक 3 विलेज को डेवलप करना था, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, जयप्रकाश नारायण जी का जो बर्थडे था, बर्थ एनिवर्सरी, उसी टाइम पर ही सांसद आदर्श ग्राम योजना को उनकी मेमोरी में लॉन्च किया गया था। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो टारगेट्स हैं यहाँ पे वो कुछ अलग हैं। जैसे कि 2019 तक MPs को 3 विलेजेस को डेवलप करना था और 2024 तक 8 विलेजेस को डेवलप करना था। तो ये आपको टारगेट्स भी इसके पता होने चाहिए, क्योंकि टारगेट्स हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से हो सकता है यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ ले इनके टारगेट्स को लेकर कि कितने नंबर ऑफ विलेजेस ऐसे हैं जिनको MPs ने डेवलप करना था। तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कॉमन सर्विस सेंटर्स के बारे में है और पूछ रहा है कॉमन सर्विस सेंटर्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव वीडियो, वॉइस एंड डेटा कंटेंट एंड सर्विसेज इन द एरियाज ऑफ ई गवर्नेंस। तो जो CSC है उसका मेन काम ये है ई गवर्नेंस के लिए आपको यहाँ पे क्वालिटी, कॉस्ट इफेक्टिव वीडियो, वॉइस सर्विस को प्रोवाइड करना। हो सकता है इट ऑफर्स वेब एनेबल्ड ई गवर्नेंस सर्विस इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के अंदर वेब एनेबल्ड ई गवर्नेंस सर्विस प्रोवाइड करना भी इसका एक पर्पस है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, गरीब कल्याण योजना जो है आपकी गरीब कल्याण रोजगार योजना काफ़ी न्यूज़ में है और ये कहा जा रहा है कि कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू ही जो विलेजर्स हैं वो इसको ज्वाइन करेंगे। तो कॉमन सर्विस सेंटर्स का जो रोल है अब और भी कॉन्स्पिक्यूअस होने वाला है, क्योंकि इसके थ्रू ही जो विलेजर्स हैं वो आपकी इस पर्टिकुलर स्कीम जो गवर्नमेंट की स्कीम है गरीब कल्याण रोजगार योजना, इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र का भी इसके अंदर रोल रहेगा। इसी वजह से CSC के ऊपर हमने क्वेश्चन बनाया। देखिए CSC जो है ये वेब एनेबल्ड ई गवर्नेंस सर्विसेज जो है वो रूरल एरियाज में प्रोवाइड करती है। बिल्कुल सही, एक तरीके से इंटरनेट कनेक्टिविटी है। गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में जो विलेजर्स हैं
वो एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वीडियो, वॉइस, डेटा, कंटेंट जो है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। और ई गवर्नेंस का जो पूरा का पूरा मॉडल होता है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं उसको एक्सेस करने में ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो होगा बी, क्योंकि पहली और दूसरी स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके रिगार्डिंग हमने एक्सप्लेनेशन में 1-2 दिन पहले डिस्कस किया था, और इससे पता चलेगा कि आपको जो एक्सप्लेनेशन हमने डिस्कस करी थी वो याद है कि नहीं है। मैंने आपको बताया था कि गरीब कल्याण रोजगार योजना जो है ये स्टार्टिंग के अंदर 116 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि 6 स्टेट से आते हैं वहां पर इंप्लीमेंट करी जा रही है, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करने का भी एक क्राइटेरिया था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन से ये जो 6 स्टेट्स हैं वो हैं। तो क्या बिहार इनमें से एक स्टेट है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, उस दिन 6 स्टेट्स हमने डिस्कस करे थे एक्सप्लेनेशन के अंदर। क्वेश्चन हालांकि दूसरा था, उसमें हमने गरीब कल्याण रोजगार योजना को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे बिहार जो है उन 6 स्टेट्स में से एक है, उत्तर प्रदेश भी उन 6 स्टेट्स में से एक है, तीसरा स्टेट हमारा जो था वो था MP, चौथा स्टेट हमारा था राजस्थान, उसके बाद था झारखंड, एंड देन फाइनली उड़ीसा। ये जो 6 स्टेट्स हैं इसमें से 116 डिस्ट्रिक्ट्स जो है उनको सिलेक्ट किया गया है। तो महाराष्ट्र भी इसमें आंसर नहीं है, छत्तीसगढ़ भी ऑप्शन गलत है, आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। विदिन 2 मिनट्स हम इसे रिवाइज करेंगे, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट रिवीजन। उसके बाद भी आपको रुकना नहीं है, आपको 3 से 4 रिवीजन करनी ही करनी है, ताकि एग्जाम आने तक जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वो आपको याद रहें। चलिए, तो सबसे पहले हमने आई लैब के बारे में देखा था। कौन लेके आया? आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड की जो टीम है वो इसको लेके आई है नेशनल बायोफार्मा मिशन के अंदर। 2016 में MTZ को बनाया गया था मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, ताकि हम अफोर्डेबल, एक्सेसिबल जो हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उसको बना सके और दूसरी कंट्री को भी प्रोवाइड कर सके। फिर हमने नेशनल बायोफार्मा मिशन को देखा था। 1500 करोड़ का इसमें बजट था। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। 50% फंडिंग जो है वो वर्ल्ड बैंक से करी गई है। इंडस्ट्री अकेडमी का एक कोलैबोरेशन है। देन इसके बाद हमने IPO देखा था। LIC का IPO जो है वो आने वाला है, और इसमें हमने सिक्योरिटीज़ जो है प्राइमरी मार्केट के अंदर लेके जाई जाती है, और जो लिस्टिंग होती है उसके बाद वो जो है सक्सेसफुल हो जाती है। अदरवाइज जो है LIC का पूरा शेयर जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होल्ड करके रखा हुआ था। फिर हमने सेंकाकू आइलैंड के बारे में देखा था। जापान, चाइना, ताइवान तीनों ही इसके अंदर इन्वॉल्व है। अलग अलग जगह पे इसकी जो परसेप्शन है अलग अलग है। जापान जो है इसको सेंकाकू कहता है, PRC चाइना जो है इसको दियायू कहता है। फिर हमने गोल्डन लंगूर के बारे में देखा था। वेस्टर्न असम में ये मिलता है और सदर्न भूटान में भी मिलता है। रिसेंटली जो है एक थ्रेट जो है इसके लिए वो इलेक्ट्रोक्यूशन जो है वो बताया गया है प्राइमेटोलॉजिस्ट द्वारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में इंटरनेशनल योगा डे के बारे में देखा था। थीम जो है वो है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। 69 सेशन 2014 में डिसाइड किया गया था UNG के सेशन के अंदर कि हम जो है इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को ऑब्जर्व किया करेंगे। 2015 से इसे करना शुरू भी कर दिया गया। फिर हमने सिविल सर्विस बोर्ड के बारे में देखा था। हेड करते हैं इसको चीफ सेक्रेटरी, और फाइनल डिसीजन चीफ मिनिस्टर का रहता है। इसमें बेसिकली आपका जो एक मिनिमम टेन्योर होता है सिविल सर्वेंट्स जो कार्डर ऑफिसर्स होते हैं उनको देना यहाँ पे बताया गया कि उनको देना चाहिए। दीज आर द सेंटर गाइडलाइंस, क्योंकि मैंने आपको इसका पूरा बैकग्राउंड भी बताया कि जो मिनिमम पीरियड है वो देना जरूरी क्यों होता है। फिर हमने सैगी के बारे में डिस्कस किया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में। सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है वो बेसिकली लॉन्च करी गई जयप्रकाश नारायण की जो बर्थ एनिवर्सरी थी तब, और यहाँ पे जो MPs होते हैं उनको 3 विलेजेस 2019 तक रेडी करने हैं और 2024 तक 8 विलेजेस करने हैं। इसके अंदर जो रीसेंट डेटा है उसमें ये बताया गया काफ़ी सारे टारगेट्स ऐसे हैं जो हमारे मिस हो गए हैं। फिर हमने कॉमन सर्विस सेंटर्स के बारे में देखा था, जो वेब एनेबल्ड ई-गवर्नेंस सर्विसेज जो होती है रूरल एरियाज में प्रोवाइड करता है। फाइनली गरीब कल्याण रोजगार योजना के बारे में देखा था। बिहार, उत्तर प्रदेश इसमें आते हैं, MP, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा भी हैं। तो ये जो था इन 6 स्टेट में से 116 डिस्ट्रिक्ट जो है वो निकल के आ रहे हैं। तो हमारी यहाँ पे रिविजन कंप्लीट होती है। और इसके अलावा जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपने मार्क्स जो हैं वो जरूर लिख दीजिएगा, जितना भी आपने स्कोर किया। अगर आप अपर 2 ब्रैकेट्स में, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर इन द सेफ जोन। और अगर तीसरी ब्रैकेट में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपर ब्रैकेट्स में आने के लिए, और अगर लास्ट ब्रैकेट में देन आपको हो सकता है आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी पड़े अगर रेगुलर बेसिस पे आप यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे मार्क्स आपको अपर 2 ब्रैकेट्स में लाने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जाम। इसके अलावा जो वेरियस दूसरे वीडियो सीरीज़ हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी डाउट है टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।